तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर पूरा 1 समाप्त कर चुके हैं। डेरिवेशन पोर्शन डिफिनेशन जो भी थी वो हम लोगों ने पढ़ ली और साथ ही साथ में हम लोगों ने फॉर्मूले भी पढ़ लिए हैं सारे। अगर आपको पूरे दिमाग में फॉर्मूले क्लियर हैं और जो मैंने बातें बताई हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक की वो सारी बातें अगर पता है तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें कहीं पर मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मुझे पता है कि इतने टैलेंटेड तुम लोग हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कितना टैलेंट तुम लोगों ने अपने भीतर छिपा के रखा है। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है, वो भी चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल आज स्टार्ट होगा। और पहला न्यूमेरिकल क्या है? अभ्यास है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच कितना बल है? मेन चीज याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें सबसे मेन चीज जो याद रखनी है कि क्वेश्चन को समझना है। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है और करवाना क्या चाहता है, मतलब उसमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। ये दोनों बातें सबसे पहले हमें कंफर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं, इसमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं और उसके बाद में जो निकालना है वो लिख लेते हैं और फिर निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाषा को, क्वेश्चन की भाषा को जरूर समझिएगा। दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 छोटे आवेशित गोले, 2 छोटे आवेशित गोले हैं। वायु में कितनी दूरी पर हैं? तो 2 छोटे आवेशित गोले हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। आवेशित गोले हैं तो इन पर आवेश भी होगा। आवेश कितना है? तो दिया है क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, इस पर आवेश है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम का आवेश। और दूसरे पर है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, ठीक है। इनके बीच कितना बल होगा ये हम लोगों को निकालना है। निकालना क्या है? वैद्युत बल निकालना है। हमें निकालना है वैद्युत बल, क्योंकि आवेश है तो वैद्युत बल ही होगा। अब ये ना कहना कि यहाँ पर वैद्युत बल क्यों कह रहे हो, केवल बल उसमें दिया है, तो भाई आवेशों के बीच में वैद्युत बल ही लगता है, ठीक है। तो वैद्युत बल आपको चाहिए। सबसे पहले याद रखिए, जो दिया है इसको हम अपने अनुसार लिखेंगे। ये जो 30 सेंटीमीटर की दूरी दी है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी डेरिवेशन किए उसमें दूरी को किससे व्यक्त किया था? R से। तो R से अगर व्यक्त किया है तो हम लोग यहाँ पर R बराबर 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। अच्छा याद रखिएगा, दूरी हमेशा फिजिक्स में हमें मीटर में चाहिए होगी, आवेश हमेशा कूलाम में चाहिए होगा, ठीक है। दूरी मीटर में, आवेश कूलाम में। ये दूरी मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए करते क्या है? तो याद रखिए, आज से 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करने का मतलब है 10 की पावर -2 से गुणा करना, ठीक है। तो ये हो गई अब किसमें? मीटर। बात क्लियर है। आर हमने निकाल लिया। आवेश 2 है, एक को हम Q1 मान लेंगे। कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। कूलाम में चाहिए होता है, कूलाम में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। Q2 कितना है? तो Q2 है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, ठीक है। R पता हो गया, Q1 पता हो गया, Q2 पता हो गया, हमें निकालना क्या है वो भी पता हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमें पता है वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? K Q1 Q2 अपान में R²। यहां पर अब बताएंगे K का वैल्यू क्या होता है, सबको पता ही होना चाहिए। ये K का वैल्यू क्या होता है? तो 9.0 × 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा 0.0 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई लेना देना तो रहता नहीं है, हम लगा लेते हैं चलो अभी के लिए। इंटू में Q1 का वैल्यू क्या है लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना। 2 गुणा 10 की पावर -7 इंटू में Q2 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷
और अपान में आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कितना है हमारे पास 30 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा f = 9, 2 और 3 की गुणा करें, 9 दूनी 18, 18 तियां 54। ठीक है, गुणे में 10 की घातों को जोड़ना है। 10 की घात 9 ये प्लस की है और ये दोनों माइनस की हैं, तो पहले 10 प्लस वाली अलग लिख देते हैं और माइनस वाली अलग लिख देते हैं, जोड़ करके 14 हो जाएगी। अपान में क्या होगा, 30 का स्क्वायर होता है 900, मतलब 3 तियां 9, 900 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 2 का जो स्क्वायर होगा 10 की घात 4 हो जाएगा, माइनस किए तो -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जब जीरो दिख रहे हैं तो जीरो, जितने जीरो होते हैं उसका मतलब उतनी ही 10 की घात होती है। जैसे 900 लिखा है तो हम 900 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 2। अगर 9000 लिखा है तो 9000 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, तो हम इसको 10 की घात 2 लिखेंगे, 10 की घात प्लस की 2 लिखेंगे, और ये माइनस की 4 है, घटा दे तो 10 की घात -2 बचेगी, यहाँ पर जीरो खत्म हो जाएगी। मतलब ये जब 2 जीरो इसको दे देंगे तो घात कितनी बचेगी, -2 बचेगी, बचेगी ना। डस्टर कहाँ गया भाई, है मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f = बन जाएगा 54/9 केवल। ठीक है, गुणे में 10 की घात ऊपर अच्छा घटा दीजिए, ये प्लस का है माइनस का है, तो 10 की घात -5, और नीचे 10 की घात कितनी बचनी है। अच्छा, जब घाते मतलब किसी भी वैल्यू को नीचे से ऊपर करते हैं तो घाते माइनस की हैं तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएंगी। 10 की घात ऊपर करें तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी। और यहाँ पर 9 से 54 को मतलब काट दें तो 9 छाक 54 होता है, शायद 6 बचेगा यहाँ पे, और 10 की पावर -2, 10 की पावर प्लस की 2 हो गई। ठीक है, तो f = क्या बन जाएगा 6, अच्छा ये 5। ठीक, तो इसको हम घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 3। अच्छा, फिजिक्स का एक रूल होता है, अच्छा बल का मात्रक है न्यूटन, भाई क्या होता है न्यूटन, इतना बल, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का अच्छा तरीका फिजिक्स का नहीं है। फिजिक्स कहता है कि दशमलव जरूर दिखाइए किसी भी वैल्यू में। ठीक है, तो इसमें अब हमको दशमलव दिखाना है। दशमलव कहाँ पर दिखाना होता है ये भी देखिए, दशमलव कहाँ पर दिखाना होता है, तो जैसे मान लिया 5, 6, 7.8 ऐसे लिखा है तो यहाँ पर हमें दशमलव नहीं दिखाना है, यहाँ पर अगर है तब भी उसे खींच करके यहाँ पर लाना है। मतलब दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर है अगर तो उसको भी उठा करके यहीं पर लाना है। और लाते कैसे हैं, तो जब दशमलव इधर बढ़ेगा, जब दशमलव इधर बढ़ेगा तो घातें बढ़ेंगी, जुड़ती जाएंगी। 3 अंक इधर लाना है दशमलव को तो 3 घातें बढ़ा देंगे, 10 की घातें। अगर दशमलव इधर साइड में बढ़ेगा तो घातें घटती जाएंगी उतनी ही। बात क्लियर है, मतलब इधर बढ़ेंगे तो घटेंगी घातें। ठीक है, घातें घटेंगी, इधर बढ़ेंगे तो घातें बढ़ेंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ने का मतलब है जुड़ेंगे। अब यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव है कहाँ पर, तो जब दशमलव नहीं दिखता है तो लास्ट में होता है, और लास्ट में होता है तो मतलब अब ये अपनी सटीक जगह पर पहले से ही है, कोई दिक्कत है इसमें, ये तो अपनी सटीक जगह पर पहले से है ना। दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए जो कि है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। f = 6.0 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, ये हमारा बल का फॉर्मूला आ गया। तो इतना बल लगेगा। अब ये बल कैसा होगा तो ये समझ सकते हैं कि ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कैसा बल होगा भाई, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक जैसे हैं तो बल कैसा होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो सिंपल सी बात है, एक जैसे होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षी बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखो ये शायद आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल से, और तुम सोच रहे होगे फालतू में इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बच्चा ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन हमको तो बेसिक से ही पढ़ाना है, धीरे से पढ़ाना है, सबको समझाना है। ठीक है, तो एक काम करिए, अगर नोट करना चाहते हो तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 1.2 दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन की भाषा समझिए। ठीक है,
हमने कई बार कहा है कि क्वेश्चन को मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना और उसके वैल्यू नोट कर लेना, क्या पूछ रहा है वो नोट कर लेना, उसके बाद में लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जरा सोचें, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। एक गोला है जिस पर सब छोटा सा आवेश है 0.4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलाम का एक गोला है, 0.4 माइक्रोकूलाम का एक गोला है। ठीक, माइक्रोकूलाम को म्यूसी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, गोले को किसी अन्य आवेशित गोले के कारण, अन्य आवेशित कोई गोला होगा इसके अलावा कोई अन्य आवेशित गोला है। ठीक है, इसका आवेश कितना है नहीं दिया है, किसी अन्य आवेशित गोले के कारण बताया गया है वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना है, हाँ, तो वैद्युत बल दे दिया इसने, वैद्युत बल अब की बार दे दिया है। पिछले में क्या बोला था, वैद्युत बल पूछ रहा था, अब की बार वैद्युत बल दे दिया है इसने। कितना लगता है, वैद्युत बल को F से लिखते हैं, 0.2 न्यूटन का वैद्युत बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो। दूसरे गोले का भी आवेश ने बता दिया आखिरकार, 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो। ठीक है, तो दोनों, पहला 2 क्वेश्चन दिए हैं, नंबर 1 इसमें 2 क्वेश्चन बोले गए हैं, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी जिसे हम क्या लिखते हैं R, हमसे पूछ दी गई है। अब की बार R दी नहीं है बल्कि पूछी गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन B भी दिया है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। दूसरे गोले पर, गोले का नाम दे दें A और B अगर, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये जो बल दिया है ना वो इस पर लगने वाला है इसके कारण, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम कैसे लिखते थे, एक दूसरे पर जब आरोपित होते थे किस टाइप से लिखते थे। मतलब ये वाला जो बल दिया है पहले गोले पर, इसके कारण लगने वाला बल, मतलब गोले A पर लगने वाला बल है, मतलब FA लिख दें, किसके कारण, B के कारण। A पर लगने वाला बल है B के कारण, जिसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है B पर लगने वाला बल, B पर लगने वाला बल A के कारण, जस्ट अपोजिट पूछ दिया। ठीक, इसने दिया था एक बल कि इस गोले पर एक दूसरा आवेशित गोला है उसके कारण इतना बल लगता है, किस पर, इस पर, इसके कारण इतना बल लगता है, तो मैंने लिखा FAB, या केवल F लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर कितना बल लगेगा, इसके कारण ये पूछा गया। 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो ये जो वैल्यू है इनको हम लिखेंगे, पहले वाले आवेश को क्या लिखेंगे, Q1। Q1 इज इक्वल टू क्या है, 0.4 माइक्रोकूलाम। हमने बताया कि हमारी दूरी, सॉरी आवेश काहे में होना चाहिए, कूलाम में। तो याद रखिएगा माइक्रो को कूलाम में बदलने के लिए केवल 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं तो कूलाम में, मतलब माइक्रो खत्म हो जाता है। ठीक है, माइक्रो जहां भी आएगा 10⁻6 कर देंगे, माइक्रो खत्म। ठीक, Q2 कितना भाई, Q2 कितना है, 0.8 माइक्रोकूलाम, जिसको क्या लिखेंगे, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, Q1 है, Q2 है, R चाहिए, F दिया है। फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं FI वाला, क्योंकि फार्मूला R का थोड़ी है, फार्मूला तो FI का है हमारे पास। F का लगाएंगे, उसमें F का वैल्यू रख देंगे, लेकिन R निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। फार्मूला हम कौन सा लगाने जा रहे हैं, फार्मूला लगाने जा रहे हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यही फार्मूला अभी जो पहले लगाए थे फिर। ठीक है, चलो लगाते हैं। तो F इज इक्वल टू, F का वैल्यू अब की बार दिया है, F निकालना नहीं है, तो F की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 0.2 ये न्यूटन दिया है। इक्वल में K का वैल्यू आपको पता ही है, 9.0.0 ना लिखो कोई बात नहीं है, 10 टू पावर कितना 9। ठीक है, इनटू में Q1 कितना है, 0.4 गुणा 10⁻⁻6 और Q2 है 0.8 गुणा 10⁻⁻6
अपान में आर स्क्वायर, आपको क्या तय करना है, आर तो पता ही नहीं है, निकालना है। एक चालाकी करते हैं कि आर को हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर कर दो, 0.2 को इधर बटन कर दो, कर लें, ये दिक्कत है, ठीक। तो आर स्क्वायर इधर आएगा, आर स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा 9, ऐसे लिखें, ठीक है। अच्छा एक काम करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये दशमलव जो होते हैं थोड़ा प्रॉब्लम दिया करते हैं अक्सर, तो दशमलव हटा ही दो। जब दशमलव हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, दशमलव को इधर खिसका दें, 4 के बाद दशमलव लगा दें, तो दशमलव का काम खत्म, यही होगा। तो जब हम दशमलव इधर खिसकाते हैं तो घातें बढ़ती हैं कि घटती हैं, घटती है ना, तो घटा देंगे। यहाँ पर 4 पूरा कर देते हैं, घातें बाद में इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है। 9 लिखा, 4 लिखा, 4 लिखेंगे तो घात यहाँ पर कितनी बचेगी बताओ भाई, चलो साथ में इसको पहले लिख देते हैं, 10 की पावर 9। यहाँ पर 4 लिखेंगे तो एक घात घट जाएगी, 10 की घात -7 हो जाएगी। बच्चा घटने का मतलब है कि वहाँ पर कम करिए, -6 है, घटाना है तो एक घटाओगे ना, इस तरह से घटाओगे एक, और एक घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा -7। भैया -6 से -7 छोटी होती है ना, और -5 कर दोगे तो बड़ी हो जाएगी, और घटाने पर कोई चीज़ बढ़ती थोड़ी है, ठीक है। तो याद रखना है घटाते समय -1 करना है, ये ना सोचना ये -7 है -6 बचेगी, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। -6 थी, एक घट गई, -7 हो गई, ठीक है। इन 2 में इसको भी हटा देते दशमलव, 8 पूरा लिख दो, 8.0, 10 की घात ये भी -7, ठीक है। अपान में इसको बटे में कर रहे थे ना 0.2, ठीक, 0.2। अब एक काम करो, क्या करना है, अब गुणा कर लो यार, ऊपर की आराम से, 9, 4, 8 की गुणा करोगे, 9 चौक 36, 36 और 8 की गुणा कर लेंगे, चलो ठीक है। पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम करो, जल्दबाजी नहीं करोगे। जल्दबाजी तब करना जब धीरे धीरे स्पीड बन जाए, अभी शुरुआत से ही जब जल्दबाजी करना स्टार्ट कर दोगे तो 2 बार गलत होगा, मूड खराब हो जाएगा, रख दोगे बंद करके तुरंत, ठीक है। धीरे धीरे लगाना, आराम से कैलकुलेशन करके, ठंडे दिमाग से। 36 × 8, 9 चौक 36 कर लिया, 8 अभी नहीं गुणा हुई है, 10 की घातें 9 है, और ये वाली दोनों मिलकर के 14 हो गई, वो भी माइनस की। अपान में अभी 0.2 है ना, ये वाला दशमलव हटा लो भाई, हटा दे, दशमलव हटा दे तो ऊपर 0 भी तो लगा सकते हैं, लगा देते हैं, ठीक। 0 अगर इसको दे दे कोई दिक्कत है, जैसे पिछले वाले में दिया था ना 9 के 0 2 उसको दे दिए थे, तो 0 इसको दे देंगे तो घात 10 हो जाएगी, इसको दे देंगे तो 13 बचेगी, ये तो प्लस की होती है ना एक घात, ठीक है। तो किसको दे दे बताओ, जो सुंदर लग रहा हो तुम लोगों को। 8 और 36 गुणा कर लेते हैं, 0 किसी को दे देंगे, 8 छंग 48, 4 बचा, 8 तिया 24, 4 28, ठीक है। 0 हम किसको दे रहे हैं, 0 हम दे देते, इसको दे देते हैं, 10 की घात 10 होगी, 1 प्लस की ये 9, ये 10 हो गई, और 10 की घात -14 बटे में 2 भाई, पूरा। अब दशमलव काम खत्म है, काट देते हैं, 144, ठीक है। स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा भाई, 144, 10 टू पावर कितनी बचेगी -4। उत्तर अभी ये नहीं है, हमें तो आर चाहिए ना, आर चाहिए तो आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा। 144 × 10 टू पावर -4 निकाल दो बाहर, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, ठीक है। तो ये 12 आया, गुणे में 10 की घात बाहर निकलेगी तो 2, आधी निकलती, घात हमेशा बाहर कितनी निकलती, आधी, ठीक है। तो इतना मीटर आएगा, ये कितना आएगा मीटर। अच्छा अगर हम इसको सेंटीमीटर में बोले तो जब सेंटीमीटर में होता था तो मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर देते थे। अब अगर 10 की पावर -2 हटा दें तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर है ये तो है। तो हम दूरी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 वो मीटर है तो इसको लिखें सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर दूरी है। पहले का जवाब हम ए वाला प्राप्त कर चुके हैं, ए वाला जवाब, लेकिन अभी बी वाला जवाब हमें नहीं मिला है। बी वाला जवाब प्राप्त करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा यहीं पर, ठीक है। बी वाले में क्या बोला गया है, हमें निकालना है इस पर लगने वाला बल उसके द्वारा। और मैंने जब वैद्युत बल की कहानी सुनाई थी तो उस समय मैंने ये बताया था कि जब कोई 2 आवेश होते हैं, एक ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, तो इनके बीच में बल लगता है।
इस पर जितना बल इसके कारण लगेगा उतना ही बल इस पर इसके कारण लगेगा, भले ही आवेश कम ज्यादा हो। 1 कूलाम का आवेश यहाँ है, 10 कूलाम का आवेश यहाँ है, तो इसके कारण इस पर जितना बल लग रहा होगा उतना ही बल इसके कारण इस पर लगेगा, क्योंकि बल का जो फार्मूला है Q1 इंटू Q2 दोनों होते हैं ना, Q1 इंटू Q2, Q1 1 कूलाम लिखोगे, Q2 10 कूलाम लिखोगे, वैल्यू वही आएगी। इसके बाद में हम जब इसके कारण निकालेंगे तो Q1 को 10 लिख लोगे यहाँ पर, Q2 को 1 लिख दोगे, तो 10 और 1 की गुणा करें या फिर 1 और 10 की गुणा करें, अंतर आने वाला है क्या? कोई अंतर नहीं आएगा, तो बल तो सेम होगा। तो अगर हमें पता है कि इस पर लगने वाला बल इसके द्वारा है 0.2 न्यूटन, तो इस पर लगने वाला बल भी इसके द्वारा 0.2 न्यूटन ही होगा। इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं है हमें, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करने की क्या आवश्यकता है, तो लिख देंगे। ये इसको नोट करना स्टार्ट करो, मैं जो लिख रहा हूँ बाद में नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लो। नोट करिए। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, इसको अच्छा एक बार समझा देते हैं। आवेश ए आवेश बी द्वारा आवेश ए पर, मतलब आवेश ए पर आवेश बी द्वारा लगने वाला बल, मतलब FBA या FAB जिसे बोलते हैं, ठीक है, FAB आवेश बराबर है किसके? आवेश B पर आवेश A द्वारा लगने वाला बल, मतलब FBA के। तो FBA और FAB बराबर होते हैं, वैसा याद रखना ये, ठीक है। तो FAB हमारा 0.2 न्यूटन दिया था अगर, तो FBA भी हमारा 0.2 न्यूटन होगा, बस, ठीक है। तो ये अब हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के और समझना है, ठीक है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक नहीं लगाना है, बिना समझे क्वेश्चन लगाना ही नहीं, छोड़ देना, यहां पर पूछ लेना आके। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुक्का मारने की कोशिश ना करो उसमें, ठीक है, क्योंकि तुक्का मारने के चक्कर में फिर थिंकिंग गड़बड़ हो जाती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1.3 क्या बोल रहा है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/G/ME/MP विमाहीन है। पहला एक क्वेश्चन इसने बोल दिया है कि ये सुनिश्चित करो, मतलब ये सिद्ध करो कि ये जो वैल्यू दी है KE²/G/ME/MP ये विमाहीन राशि है। पहले ये सुनिश्चित करना है। इसके बाद में और बताना है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है, ठीक है। चलो ये भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1.3 जो दिया है इसमें बताया गया है
कि हमें पहला क्वेश्चन ये बताया गया है कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है, के ई स्क्वायर अपान में जी m1 m2 सॉरी me mp है ना, me mp एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है। पहले इसकी जांच करनी है तो पहले इसको कर ही लेते हैं, आगे हम लोग बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। इसको विमाहीन राशि अगर दिखाना है, इसको अगर विमाहीन राशि दिखाना है तो देखिएगा के की विमा क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ई की विमा पता होना चाहिए, जी की विमा पता होना चाहिए, एम ई एम पी इन सबकी विमा पता होना चाहिए। यहाँ पर के क्या है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वाला जो हम लोग के ले रहे हैं वही है, मतलब के वो नियतांक है जिसका वैल्यू 1/4πε0 होता है, ठीक है। तो ये के है। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जी यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, जो पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, जैसे कूलाम का नियम था उसी प्रकार तो था, याद है किसी को, बताइए जरा। आवेशों नहीं भाई, हाँ, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमण पाते था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण पाती। चलो ठीक है। जी है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हम इसे विमाहीन राशि दिखाना चाहते हैं, तो विमाहीन राशि अगर है ये तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, हम सबके मात्रक लिख लेते हैं और फिर देखते हैं इसका पूरा मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक कुछ निकला तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी विमा भी होगी, अगर मात्रक ही नहीं होगा तो फिर विमा कहाँ से होगी, ठीक है। तो लिखते हैं के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी का मात्रक बराबर, के का मात्रक आपको पता है, के का मात्रक क्या है, के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कहाँ हो भाई, के का मात्रक नहीं पता है, सिंपल सी बात है, यहां से निकालो जहां से के मिला था, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है, ठीक है। के का मात्रक चाहिए, आर इधर कर दो, F इंटू में आर स्क्वायर आएगा, बटे में Q1 Q2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर में के बचेगा। तो के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दूरी आर मीटर में होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, कूलाम कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कहानी खत्म है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहां पर के का वैल्यू, के का मात्रक लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ई आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कूलाम होता है, कूलाम पर स्क्वायर, स्क्वायर भी तो लगा है तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा ना, कूलाम स्क्वायर अपान में जी, जी का मात्रक बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्या होता है, जहां से जी निकला था वहीं से पकड़ो, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जी निकालना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा, किलोग्राम 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बटे में क्या लिखना है, जी का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, अच्छा ये जो प्रति किलोग्राम आ रहा है इसको पलट के ऊपर लिख लें, हमें कोई दिक्कत है, पहले ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और अभी बचा है m1 और m2, me इसका किलोग्राम, mp ये भी किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम ये भी किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा ना, किलोग्राम स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर खत्म, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर खत्म, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर खत्म। बताओ भाई, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी का मात्रक
कुछ नहीं है, मतलब मात्रक नहीं है लिख दो यार, शून्य उन्हें ना लिखो, ठीक है, ठीक है। जब नहीं है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी एक अतः लिख देना, जब मात्रक नहीं है अतः एक विमाहीन राशि है। या तो हम सबकी विमाएँ रख करके चेक करते तो विमाएँ रखने में बड़ा झंझट हो जाता है, फिर विमाएँ सबको पता होना चाहिए, विमाएँ हम बता देंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ बता देंगे, किसी दिन विमा की क्लास लेंगे 20-25 मिनट, उसमें सब विमाएँ बता देंगे, कैसे निकालना भी होती हैं, बताई भी थी फर्स्ट ईयर में, तुम लोगों को भूल जाते हो। इसका अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट होगा स्टार्ट। अब इसने बोला कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ठीक है। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इस अनुपात का मान बताना है, मतलब के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी का वैल्यू हमें बताना है। इसका वैल्यू बताने के लिए इन सब के वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब बताइए भाई, के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है, इतनी देर से लिखते चले आ रहे हैं, के का वैल्यू क्या होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर, यही होता है ना। ई आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और बताइए जी, जी का मात्रक क्या होता है, अच्छा जी का जो वैल्यू होता है भाई मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, 6.67 शायद, ठीक है। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, -11। चेक कर लो कहीं पर अगर हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, अगर कहीं हो चेक कर लो। एम ई मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, यही होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 गुणा ये 6, ठीक है 1.66 शायद, इसको चेक कर लो, 10⁻⁻27 किलोग्राम, -11 है ये, इसमें कोई दिक्कत है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सबके वैल्यू हमें पता चल गए हैं। इसने बोला था कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, किसका भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे की बात करो, अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इन सबका वैल्यू रखो और फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ा खतरनाक होगा भाई, कर लेना यार तुम लोग, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, के ई स्क्वायर अपान में जी एम ई एम पी इक्वल में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। के का वैल्यू क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9, छोटा छोटा लिखेंगे। अब ई का वैल्यू क्या लिखेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपान में जी का वैल्यू क्या लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 और एम पी क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक। ओह कैलकुलेट करो, डर तो नहीं लग रहा है, नहीं तो ठीक है। तो जी एम ई एम पी इक्वल
भाई इसको लिखेंगे 9 गुणे में 10 की घात 9, 16 का स्क्वायर होता है 256, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 10 की पावर 19 दूना 38 हो जाएगी, अपान में भाई एक काम करो, कैलकुलेट अपने आप कर लेना, एक काम करो कैलकुलेटर निकाल लो, एक लोग कैलकुलेट करो, इनका मल्टीप्लाई बताओ, ठीक है बताइए। कैलकुलेशन घर में कर लोगे ना, जो आंसर हो ऐसे लगभग आएगा करीब, शायद इसका जो आंसर आता है 10 की पावर 39 कुछ आता है, और ये नहीं पता आगे क्या आता है, 2.3 या 1.3 ऐसे कुछ आता है नीचे वाले का। चलो लिख दो भाई 101 दशमलव, हाँ 3639 और बड़ा होगा, चलो ठीक है। ये किसका है, इन तीनों का है? मुझे लग नहीं रहा है, तीनों का है, चलो ठीक है। 10 टू पावर 31 और 11 हो गए 50, 31 11 50 यार, अच्छा 19 के दिमाग में, हम इसको 19 समझ रहे हैं, ठीक है 42 हो गया, ठीक है 42 और 27 69, जो भी होगा मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आया है, 2.4 39 होगा ना, ये तो मुझे याद है 39 आता है, ठीक है ठीक, तो ये कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक ना कैलकुलेट हो फिर हमसे कल मिलना आके अगले दिन, या फिर कैलकुलेट करके हम ग्रुप पर डाल देंगे तो देख लेना छुट्टी से, इसमें और टाइम लग जाएगा, फायदा क्या है। तो इसको नोट करना है, कुछ नोट करो जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। आज बताओ 4 क्वेश्चन हो पाए केवल, लंबी क्लास भी हम नहीं ले सकते आज, क्योंकि हमें जाना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं ना, ए बी दोनों अलग अलग दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 का ए देख रहे हैं हम, पहले दिया है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। आवेश क्वांटीकृत होता है किसी भी वस्तु का, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, ये मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका था। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है बताएंगे, बताइए। आवेश का, हाँ बताइए। अच्छा, आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ सिर्फ ये होता है कि किसी वस्तु पर या तो आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा। इसके बीच में तुम सोचो कि 2.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आवेश इतना होगा या इतना होगा, या इसका 3 गुना हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो सकता है। मतलब आवेश जो है ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, सतत रूप से वितरित नहीं हम कर सकते, उसको बांट नहीं सकते, ठीक है। निश्चित भागों में ही उसको बांटा जाता है। जैसे अगर हम कहीं दुकान पर जाएं और कहें हमें 5 पेन दे दो, तो वो दे देगा, 6 पेन मांगेंगे वो भी दे देगा, और तुम मांग के देखो 5.5 पेन दो, एक तमाचा जरूर दे देगा ना। तो इसका मतलब है कि पेन को हम लोग दशमलव में नहीं बांट सकते ना। इसी प्रकार आवेश को ही या तो किसी बॉडी पर आवेश होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन तुम सोचो कि किसी पर 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा तो नहीं हो सकता, 2.6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा तो नहीं हो सकता। मतलब आवेश हमेशा उस रूप में ही मिलेगा, किस रूप में, इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में,
ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 उसका गुणज हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो इसका क्वांटीकरण का मतलब ये है। तो किसी, इसमें क्वेश्चन यही पूछा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकथन से जो तात्पर्य है मैंने बताया, इसको लिखना है। तो हेडिंग डालिएगा आवेश का क्वांटीकरण, मैंने लिखवाया था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर फिर लिख लो इसका तात्पर्य, जब इसमें आ गया है एक बार लिख लोगे तो और थोड़ा रिविजन ही हो जाएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे बाद में आए, इनको नहीं पता है, ठीक है। लिखो, आवेश के क्वांटीकरण होने का अर्थ यह है कि, तात्पर्य यह है कि, लिख लो क्योंकि तात्पर्य इसमें वर्ड यूज किया है। आवेश के क्वांटीकृत होने का तात्पर्य यह है कि आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना, E के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, अर्थात इसका गणितीय रूप Q = ±NE। आवेश जो होगा E का गुणज होगा, N का मतलब जो है 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो N की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये N 1.1 नहीं हो सकता, N का मान 2.5 नहीं हो सकता। तो N की भी एक कंडीशन है, जो L होगा वो बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। मतलब N जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। जहां लिख देना, जहां N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रियल नहीं हो सकता, ये रियल में तो दशमलव भी आ जाएगा, तो दशमलव नहीं हो सकता ना। N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ हो गया। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट देख लें, इसको मिटा दें, ठीक। इसका बी पार्ट देखें, इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, अगर हम बड़े पैमाने पर आवेश की बात करें, ज्यादा आवेश की जब बात करते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मतलब जब बहुत अधिक आवेश होता है तो ऐसी स्थिति में हम आवेश का क्वांटीकरण हमें लगता नहीं, वास्तव में तो होता है क्वांटीकरण वहां भी, लेकिन हम वहां पर उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसको हम मानते नहीं है कि आवेश क्वांटीकरण नहीं है। हम ये मानते हैं आवेश मतलब सतत रूप से भी बांटा जा सकता है। कारण यहाँ पर, जैसे अगर हम अभी एक मुट्ठी दाने लें, या एक मुट्ठी हमारे पास गेहूं का दाना हो या मक्का का दाना हो, तो इसमें एक भी दाना कम होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं 10-20 कुंटल अगर पड़ा हो तो उस सिचुएशन में हमें पता नहीं चलता है, कम होगा ज़्यादा होगा तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आवेश का क्वांटीकरण बड़े पैमाने पर नहीं माना जाता है। मतलब बड़े पैमाने पर वो सतत रूप से हमें महसूस होता है कि सतत रूप से वो कम हो रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा आवेश होता है तो उसमें अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालें, 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। 10⁻⁻19 मतलब 1 पर 19 जीरो लगाओ तो 1.6 को उससे भाग करना है। किससे? 1 पर 19 जीरो लगाएंगे, कितने करोड़ होगा पता नहीं, ठीक है, उससे भाग करोगे तो बहुत छोटा आवेश होगा। इतना छोटा आवेश अगर हम निकाल लेते हैं तो उस पर लगता है कि वो आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो हम बड़े पैमाने पर आवेश को कह सकते हैं कि क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं, या फिर हम नहीं मानते हैं कि यहाँ पर क्वांटीकरण काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको भी लिखना ही है, सॉल्व कुछ नहीं करना है इसमें। लिखें, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर
यदि हम अधिक आवेश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस पर उपस्थित आवेश के मान में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बहुत छोटा परिवर्तन होता है। इस स्थिति में आवेश सतत रूप से परिवर्तित माना जा सकता है। दो तीन दाने हैं हमारे पास, उसमें से एक दाना निकाल लें तो हमें पता चल जाता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उसमें। ठीक है, दो दाने हैं, हमने एक दाना निकाल लिया तो उसमें कितना परिवर्तन हो गया, आधे आधे का परिवर्तन हो गया, तो इससे हमें पता चल गया। लेकिन जब ज़्यादा संख्या में होते हैं उसमें से एक दाना निकालते हैं तो उसमें मामूली परिवर्तन होता है, जिससे हम कहते हैं कि आवेश सतत रूप से होता है। एक्चुअल में आवेश सतत रूप से परिवर्तित नहीं होता है, याद रखना। आवेश परिवर्तित होगा तो इलेक्ट्रॉन के गुणात्मक रूप में ही, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ढाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं निकल के जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से छोटी इकाई आवेश की है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से। ठीक, तो आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है। इलेक्ट्रॉन ही है आवेश की सबसे छोटी इकाई। और मैंने बताया था एक और आवेश अभी खोजा जा चुका है, लेकिन अभी सिलेबस में हमारे नहीं आया है। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश है, क्या है, क्वार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलो, ये दोनों हो गए। बड़े पैमाने पर हम आवेश के क्वांटीकरण को निग्लेक्ट करते हैं, मतलब हम नगण्य मानते हैं, उपेक्षा करते हैं, लेकिन सूक्ष्म या छोटे स्तर पर हम लोग आवेश को क्वांटीकरण मान करके ही काम करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यही 4 क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।